जय जिनेंद्र। नमस्कार दोस्तों, देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो लाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया है, बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। भाई नार्सिसिस्ट के तो क्या ही कहने, ये इतना चार्मिंग पर्सन है कि इसकी मिठास इसकी कड़वाहट को पूरी तरह से ढक देती है और अपने जाल में किसी को भी फंसाने में तो ये माहिर होता है। तो मेरे घर वालों का तो क्या ही कहना, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो नार्सिसिस्ट पर्सन होता है उसके घर वालों में भी नार्सिज्म का कहीं ना कहीं असर होता है। यूँ सच कहा जाए तो हम सब में एक नार्सिसिस्ट टच होता है, बट वो नार्सिज्म हमारा कंटेंट होता है। जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो पर्सन को हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं। और नार्सिसिस्ट से खतरनाक इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि वो एक इंसान के रूप में डेविल है, एक प्रीडेटर है जो इस पृथ्वी पे शायद भगवान जी ने भेजा है। तो ये जितना बाहर से चार्मिंग दिखता है उतना ही काला होता है अंदर से, उतना ही लोगों को परेशान करता है, जितना ही दिखाता है कि ये लोगों की मदद करता है। अकेले लोगों की जिनसे इसका कोई लेना देना ही नहीं है, जो उसके आसपास वाले लोग हैं, जो उसके अपने लोग हैं, जिन पर ये हुक्म चला सकता है, रॉब चला सकता है, उनसे जाके जरा पूछिए वो किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं। और कोई उनकी बात भी नहीं सुनता है। क्यों नहीं बात सुनने को तैयार होता है? क्योंकि अपने लच्छेदार बातों से इस नार्सिसिस्ट ने सबको अपने वश में कर रखा है और अपने विक्टिम को, बेटा से अपने प्रे को, जिसको इसने प्रे बनाया, उसको तो ये किसी से मिलने ही नहीं देता। वो कभी किसी से अपनी बात कह ही नहीं पाता और ये पहले ही जाकर अपनी व्यू रचना रच देता है, उसका आविष्कार कर देता है। माइंड गेम्स प्ले करने में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए जो इसका प्रे है वो अकेला पड़ जाता है। बट ऊपर वाले भगवान जी भी है ना, ईश्वर है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो भी अपना पार्ट प्ले करता है। ऐसे इनके नार्सिसिस्ट के प्रे की मदद करता है कहीं ना कहीं। तो चलिए हम अपनी स्टोरी में जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब नार्सिसिस्ट अपने आप को क्या दिखाता है? नार्सिसिस्ट दिखाता है कि वो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और अगर ये नार्सिसिस्ट मदर है तो मदर ये दिखाएगी कि उससे ज़्यादा प्रेम उसके बेटा बेटी को कोई कर ही नहीं सकता। वो उन्हीं के लिए जीती है, उन्हीं के लिए सांस लेती है। पर सच्चाई ये है कि वो अपने बच्चों को ही इस तरह से कंडीशन करती है कि बच्चे केवल और केवल उसको जीवन पर सर्व करें। अपना इन बच्चों का कोई जीवन नहीं होता। और ख़ास तौर से अगर वो बच्चा स्केपगोट है या वो बच्चा सबमिसिव है, जिसने ये सोच लिया कि घर में हार्मोनी बनी रहे, मैं तो सबमिट कर दूंगा, मेरा जीवन ही मेरी माँ को समर्पित है, मैं बस माँ के लिए जीऊँगा, माँ के लिए मरूंगा, माँ के लिए सांस लूँगा, मेरा अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। और ये ऐसे ही इंसान की कहानी है। इसका जो पात्र है राजेश्वरी जी जो है, उनका बेटा दीपक, वो ऐसा ही राजेश्वरी माँ नार्सिसिस्ट, ऐसे ही नार्सिसिस्ट माँ का बेटा है जो अपनी माँ को ही इमोशनल सपोर्ट दे पाता है और उसके जीवन में कुछ है ही नहीं। और ऐसे ही नार्सिसिस्ट मदर का एक ना एक बच्चा गोल्डन चाइल्ड होता है। गोल्डन चाइल्ड वो होता है जो हर बात में नार्सिसिस्ट माँ की हाँ में हाँ मिलाता है और अपने बाकी भाई बहनों को टॉर्चर करता है, क्योंकि इससे उसको बहुत फायदा होता है। और ये नार्सिसिस्ट माँ उस बच्चे को बड़ा ही प्रेम करती है जो इसकी हाँ में हाँ मिलाता है, और यदा कदा उसको गिफ्ट से प्रभावित भी करती रहती है। इसलिए ऐसा वाला जो गोल्डन चाइल्ड है वो माँ के बराबर ही नार्सिसिस्ट होता है। तो जो राजेश्वरी जी की बेटी थी नैना जी, वो ऐसे ही नार्सिसिस्ट मदर की बेटी है, गोल्डन चाइल्ड है, तो वो भी एक नाग ही है। अब देखते हैं कि होता क्या है आगे। ये जो दीपक जी हैं, जो कि राजेश्वरी जी के बेटे हैं, ये जब अपने ऑफिस जाया करते थे, वंशिका के आने की बात है ये, वंशिका जब उस घर में गई है, पहले क्या होता था इससे किसी को भी मतलब नहीं है। वंशिका ने ये देखा कि उसके जो हस्बैंड है वो बिना ब्रेकफास्ट के ही ऑफिस चले जाते हैं, उनकी मदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा एक गिलास नींबू पानी वो भी खुद ही बना के पीकर वो चले जाते हैं।
मदर से कोई मतलब ही नहीं है। मेरा बेटा दिन भर मेहनत करता है, पैसे ला के मुझे ही देता है, पूरा घर का खर्चा उसकी इनकम से ही चलता है, उसकी सैलरी से चलता है, पर मैं उसको थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट बना के दे दूं, ऐसा नहीं था। बड़ी मिन्नतें करके वंशिका ने ही अपने हस्बैंड को नाश्ता खिलाना शुरू करा। उनके आगे पीछे नाश्ता लेकर घूमती रहती कि प्लीज़ खा लो खा लो खा लो। और इस तरह से वो लकड़ी जैसा इंसान दीपक वो थोड़ा भारी भरकम होने लगा, थोड़ा सा वेट गेन करा, थोड़ा सा लगने लगा कि इंसान भी है। गाड़ी आगे चल रही थी। अब पहले साल जो भी जितने भी त्योहार रहते हैं, हम हिंदू लोगों में आप जानते ही हैं कि लड़की के मायके से मतलब बहू के मायके से हर त्योहार पे कुछ ना कुछ देने की प्रथा है, मंगवाने की प्रथा है। अब यहाँ तो ये तो नार्सिसिस्ट हाउस होल्ड था, तो यहाँ की तो सारी बातें ही निराली थी। क्या निराली थी? चाहे करवा चौथ का फेस्टिवल हो, चाहे दिवाली हो, चाहे तीज हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हमेशा वंशिका के घर से ही आना होता था। जो राजेश्वरी जी थी वो वंशिका को ही शगुन के तौर पर कुछ भी नहीं देती थी, एक बिंदी का पत्ता भी उन्होंने नहीं दिया। और फटाफट से फौरन से फ़ोन करके वंशिका की माँ को ऑर्डर दे देती थी, आपको इस त्योहार पर ये चीज़ें लेकर आनी है, कभी मेरी बेटी का लाना है, कभी बेटी के पति का लाना है, कभी बेटी के बेटे का लाना है, और मेरे बेटे का मेरा तो लाना ही लाना है, और इतने मिठाई के डिब्बे लाने हैं, और इस तरह से त्योहार को सेलिब्रेट करना है। चलो कोई बात नहीं, बट क्या आपका फ़र्ज़ नहीं है अपनी बहू को कुछ देने का? नहीं। जब एक बार वंशिका ने ये बोला कि मम्मी एक बिंदी का पैकेट तो दे दिया करो, खाली जो थाली है वो त्योहार पर लौटाते नहीं है, तो उन्होंने उसको डांट दिया कि हमारे घर में ऐसी कोई भी प्रथा नहीं है। आपके घर में कुछ भी देने की प्रथा नहीं है, पर लेने की सब प्रथा है। भाई ये कैसी काबली है? इस तरह से काम चल रहा था। ऐसे ही जब भी वंशिका अपने पेरेंट्स के घर जाती, तो कभी दीपक जी और कभी उनकी माँ उसको जरूर से ये बोलते, आज हम फलानी मूवी देखने गए थे, आज हम यहाँ चाट पकौड़े खाने गए थे। ये सुनने में छोटी बातें लगती हैं, बट ये एक बाहर से आई हुई लड़की के माइंड को कंडीशन करना है कि तुम्हारी क्या इम्पोर्टेंस है इस घर में, तुम्हारे बिना तुम गई हो तो हम कितने खुश हैं। उसको वंशिका को उस पर इन बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक बार का किस्सा उसने सुनाया कि उनके घर में वैसे तो कुक आती थी खाना बनाने, बट वो खाना बना के जब रख जाती थी तो बाकी सर्व करने का काम, गर्म करने का काम सब वंशिका का होता था। एक बार वंशिका ने अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि मम्मी खाना मैं टेबल पर सेट कर दूँ, गर्म कर दूँ। उसकी मदर इन लॉ ने मतलब राजेश्वरी जी ने उसको उस वक्त मना कर दिया कि अभी नहीं खाना है। और वो अभी शायद वापस अपने रूम तक गई ही थी कि उन्होंने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। मुश्किल से 5 मिनट हुए उन्होंने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी वंशिका को, और क्योंकि वंशिका उनसे दूर थी तो वो सुन नहीं पाई। दीपक जी उस वक्त घर पर थे, शायद कोई छुट्टी होगी, तो दीपक जी वंशिका पर काफ़ी गर्म हुए, काफ़ी गुस्सा हुए कि मम्मी तुम्हें इतने टाइम से वास्ते रही है, तुम्हें सुनाई नहीं देता है। उन्होंने ये देखने का कष्ट नहीं किया कि वंशिका अभी अभी खाने की बात उनसे करके आई थी, लंच सर्व कर दे, वो ये बात पूछ कर आई थी। उन्होंने मना कर दिया था कि उनको अभी नहीं खाना है, देर में खाएंगी, और उसी वक्त 2 मिनट बाद ही उन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। इसका मतलब आप समझिए, ये नार्सिसिस्ट हाउस होल्ड की एक कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा ही होता है उसमें। अब हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि इन सब चीज़ों के होने से धीरे धीरे वंशिका के दिमाग पर असर होने लगा। रोज उसके साथ कुछ ना कुछ होता था, रोज गुस्सा किया जाता था। सुबह से रात तक जो उसकी मदर इन लॉ थी वो तो बिस्तर पे बैठ के गुस्सा ही करती रहती थी, और वंशिका समझ चुकी थी गुस्से का कोई कारण ही नहीं था, उससे कोई बात नहीं हुई, वो कभी बोलती ही नहीं थी जोर से। सारा रूटीन सेट चल रहा था, पर वो फिर भी गुस्सा है क्योंकि उसको ये समझ आ गया था वो वंशिका को देखकर ही गुस्सा होती है। आप सुनिए, ऐसे हालातों में क्या कोई इंसान रह सकता है? वो डिप्रेस होने लगी कि मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा गुजारा कैसे चलेगा ऐसे ही फैमिली में, अब मेरा क्या होगा। जो राजेश्वरी जी थी उनको तो मौके की तलाशी रहती थी। अब उन्होंने क्या करा, जब वंशिका कभी डिप्रेस होती या होती, बहुत परेशान थी वो कि उसका जीवन आगे कैसे कटेगा, क्योंकि बेरम हो चुका था बिल्कुल। तो राजेश्वरी जी को तो मौका मिल गया
उन्होंने उसको पागल पागल कहना शुरू कर दिया। जितने भी नौकर चाकर आते उनको यही इशारा करती, ये पागल है। और वो देखती, उसके वश में कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उनकी जो कुक थी उसको वो कभी बोलती कि देखो दीपक जी को और मुझे बहुत सारा तेल की पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं है, आप थोड़े कम मिर्च और तेल घी का बनाया करो और राजेश्वरी जी के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया करो। तो राजेश्वरी जी फौरन ही किचन में जाके उसको बोलकर आती कि देखो वंशिका की बात मत सुनना बिल्कुल, ये तो उनके यहाँ एक शायद चौकीदार टाइप था, वो भी रहा करता था। उस चौकीदार से तो 24 घंटे वो यही बोलती थी कि देखो ये पागल है, क्रैक 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 क्रैक, ये क्रैक है। इस तरह की उनकी हरकतें थी। उन्होंने अपनी ही बहू को पूरी दुनिया में बदनाम करना शुरू कर दिया कि ये क्रैक है। और इसके पीछे मंशा क्या थी? इसके पीछे मंशा थी अपने जो उनकी इच्छाएं थी उनकी पूर्ति की। अपनी गंदगी को छुपाने के लिए वो एक मासूम को बदनाम करती थी और इसमें उनका पूरा साथ उनके बेटा बेटी भी देते थे। एक बार राजेश्वरी जी अपने बेटे से बोलती हैं, जब वो खुंदक खा गई ना, खुंदक इसलिए खा गई कि उनको ये समझ में आ गया था कि ये जो वंशिका है ना, ये बहुत आसानी से मेरे पूरे काबू में आने वाली नहीं। वो कुछ भी बोलती नहीं, कुछ नहीं करती, पर समझने सारी बात लगी थी। तो एक नार्सिसिस्ट के लिए ये ही सबसे ज़्यादा खतरनाक बात होती है, जब उसको लगे कि मेरा जो प्रे है ना वो मुझे समझने लगा है, तो वो उस प्रे को पूरी तरह से इरोड, पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करती है। और यही कोशिश थी जो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि इसको घर छोड़ पा। और ये वंशिका को कैसे पता लगा? वंशिका ने शायद ओवरहियर कर लिया था। वैसे तो वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी। वो किसी काम से अपनी मदर इन लॉ के रूम की तरफ गई तो वहाँ पर माँ बेटा ये बातचीत कर रहे थे। तो एक पल को उसको बड़ी ही अजीब लगा, बट उसने फिर भी इग्नोर मारा कि देखते हैं आगे क्या होता है। अब जो राजेश्वरी जी थी, उनको वंशिका के जैन होने से भी बड़ी प्रॉब्लम थी भाई। वो उसके जैन को लेकर कुछ भी बोलती रहती, उसको हमेशा नेचर दिखाने की कोशिश करती। तो एक दिन वंशिका को परेशान होकर बोलना ही पड़ा, शायद आप जैन धर्म के बारे में नहीं जानती, दुनिया का सबसे ऊंचा धर्म जैन धर्म ही माना जाता है। तब से वो थोड़ा शांत हो गई, चुप हो गई। एक बार की बात है, किसी त्योहार पर वंशिका की माँ खुद त्योहार का सामान लेकर आई। उनके सिटी में जो भी अच्छी हलवाई की दुकान थी वहाँ से मिठाई लेकर आई। अब राजेश्वरी जी को तो बेइज्जत करना था, उनको कुछ ना कुछ बोलना था, क्योंकि ये जो नार्सिसिस्ट होता है ना, इसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो होती है। उस मिठाई को देखकर क्या बोलते हैं वो, चखे बिना केवल देखकर, अरे ये कौन सी मिठाई उठा के लाई हो तुम, ये तो हमारे घर का नौकर भी नहीं खाता। अब वंशिका की माँ तब तो नहीं जानती थी ना कि ये नार्सिसिस्ट है। वो एकदम कंफ्यूज हो गई, एकदम शॉक्ड हो गई कि किस तरह से किस भाषा में बात कर रही हैं। फिर भी वो बेटे की ससुराल का मामला समझ के चुप रही। इस तरह से समय बीत रहा था। अब वंशिका की मदर को लड्डू बनाने का शौक था और वो बहुत शौक से लड्डू बना के अपने दामाद के लिए अक्सर ही भेजा करती थी। ये बात नैना को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि नार्सिसिस्ट को क्या लगता है हमारा होल्ड कम हो रहा है, कोई हमसे बेहतर कैसे है, लाओ बेहतर है ना तो इसको नीचे गिराते हैं। तो नैना जी ने क्या करा, दिल्ली से एक बार इतने छोटे डब्बे में, जैसा वंशिका बताती है, इतने छोटे डब्बे में शायद 5-6 लड्डू होंगे, वो बनाकर भिजवाए किसी के हाथ। और आश्चर्य की बात ये थी कि इतनी होशियार नैना जी, उन्होंने उस लड्डू में मोटी साबुत चीनी डाली हुई थी। वंशिका बड़ी कंफ्यूज्ड, ये चीनी डाल के साबुत कौन लड्डू बनाता है? बट आपको इसके पीछे का कारण आगे कहानी में जो जो होगा, जो घटनाएं आप सुनेंगे, उससे साफ साफ समझ में आ जाएगा कि उस मोटी चीनी को यूज़ करने का क्या कारण था, क्या वजह थी। बिना वजह तो कुछ भी नहीं हो रहा था। आप ही बताइए कौन मोटी चीनी डालेगा उसमें। तो उस वक्त वंशिका के माइंड में ये चीज़ तो आई
कि इन्होंने जेलस होकर लड्डू भेजे हैं, पर उस लड्डू में मोटी चीनी क्यों डाली गई है ये उसको समझ बिल्कुल नहीं आया। पर वहां पर ना तो दीपक जी ना नैना जी की माँ कुछ भी बोलने वाली थी। उनको सब कुछ जो बोलना होता था ना, वो सब कुछ अपने बहू के विरुद्ध ही बोलना होता था। अब धीरे धीरे वंशिका भी लड्डू बनाना सीख गई थी और वो भी अक्सर लड्डू बनाया करती थी घर में, और लड्डू बना के कटोरदान में बंद करके वो फ्रिज के ऊपर रख देती थी। क्योंकि राजेश्वरी जी का कहना था कि उनको तो मीठा खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और वंशिका के सामने वो कभी मीठा भी नहीं खाती थी। ये सरासर झूठ था। वो कहती थी उनको तो नमकीन और खट्टी चीजें पसंद है। वंशिका कोट करती कि लड्डू कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं नहीं समझ पाई। फिर उसने सोचा शायद उसका वहम होगा, और एक दिन कलई खुल गई। कैसे खुल गई कि उनकी जो कुक थी वो बोलती है कि मम्मी कह रही है कि इस बार वंशिका ने पता नहीं कैसे लड्डू बनाए हैं, उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं जितने हर बार लगते हैं। वंशिका तो शॉक्ड हो गई, क्या मम्मी लड्डू खाती है? कुक बोलती है हाँ भाभी, मम्मी तो बहुत खाती है लड्डू निकाल निकाल कर। अब वंशिका को समझ में आया लड्डू क्यों कम हो जाते थे, बट वो अभी भी नहीं समझ पाई कि ये लड्डू छुपा कर क्यों खाए जाते थे, मीठा छुपा कर क्यों खाया जाता था। वो तो वंशिका तो खुद उनको लड्डू सर्व करनी चाहती थी, जिसको वो मना कर देती थी ये कहकर कि मेरे को मीठा पसंद नहीं है। शायद आप में से कुछ लोग इसका कारण समझ रहे होंगे। बहुत 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 ही बड़ा कारण था, बहुत बड़ी वजह थी मीठा ना खाने का, मीठा ना पसंद होने का ढोंग करने की, जो आगे कहानी में आपको फिर से समझ आएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें होती थी जो कि हम नॉर्मल हाउस होल्ड में देखें तो उनका कोई मायने नहीं है, पर नार्सिसिज्म में ये किस तरह से माइंड को कंट्रोल करके गेम्स प्ले करके किसी का जीवन आगे बर्बाद किया जाता है, कहानी में आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। मेरी हर बार की तरह आपसे फिर से गुजारिश है, इसको प्लीज़ हल्के में ना लें। घर घर तक जन जन तक इसको पहुंचाएं, जिससे नार्सिसिज्म को इंसान पहचान सके। क्योंकि नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्टिक इंसान बाहर से देखने में जितना मीठा लगता है, वो उतनी ही तेज छुरी होती है जो आपके जीवन को तहस नहस करके ख़त्म कर देता है, और ख़त्म नहीं कर देता। ज़्यादातर नार्सिसिस्ट के शिकार लोग अपनी जान दे देते हैं, उनसे जीने का अधिकार छीन लेता है वो, और बाकी सबको वो शव अस्पताल पहुंचाकर ही दम लेता है। क्या वंशिका के जीवन में भी ऐसा ही कुछ आगे होने वाला है? ये देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और इंतजार करिए अगले एपिसोड का। जय जिनेंद्र। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।